नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है समानता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं इस अध्याय की तरफ आगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस अध्याय की शुरुआत होती है एक रोचक उदाहरण के साथ में। इस उदाहरण में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, वो है कांता देवी, यानी कि ये, जो कि एक घरेलू कामगार है। तो सबसे पहले इस अध्याय का जो शीर्षक है, यानी कि समानता, उसको हम इन कांता देवी की नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस अध्याय में जो आपको ये कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, है ना। सबसे आगे खड़ा हुआ है छोटे लाल किसान, ठीक है। उनके पीछे है मंजीत कौर, जो कि है एक शिक्षिका। इनके पीछे है तेजा सिंह, ये है एक व्यापारी। इनके पीछे है गिरीश राव, जो कि एक छात्र है, यानी स्टूडेंट है। इनके पीछे है कांता देवी, जो कि है घरेलू कामगार। और अंत में है सुजाता कुमारी, जो कि एक घरेलू कामगार है, बिल्कुल कांता देवी की तरह। ये लोग पंक्ति में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आज है दोस्तों चुनाव का दिन और इन्हें डालना है वोट। वोट डालने के लिए ये सभी लोग एक पंक्ति में क्रम से खड़े हुए हैं, अपने नंबर का, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। दोस्तों, इस कहानी को मैं जरूर आपके सामने पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना, कि हमारा जो भारत है वह एक कैसा देश है, लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है दोस्तों? लोकतंत्र का आशय है जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन। इसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है, या फिर प्रजातंत्र कहा जाता है। दोस्तों, पिछले वर्ष यानी कि कक्षा 6 में हमने जो राजनीति की किताब पढ़ी थी, है ना दोस्तों, उसके वीडियो अभी भी उपलब्ध हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आपको समझने में कठिनाई हो रही है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, पिछले वर्ष हमने देखा था कि लोकतंत्र के कुछ मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था लोगों की भागीदारी, है ना। इसके अलावा हमने देखा था कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान किस प्रकार से होता है। इसके अलावा समानता और न्याय हमें देखने को मिला था। दोस्तों, यहाँ पर जो समानता है ना, यह लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है, ठीक है। और इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसके जितने भी पहलू हैं, यानी कि जो सभी पहलू हैं, ये उनको प्रभावित करती है। तो इस अध्याय में दोस्तों हमें समानता के बारे में ही पढ़ने का अवसर मिलेगा और अधिक हम जानेंगे समानता के बारे में। कुछ प्रश्नों का हमें उत्तर मिलेगा कि समानता क्या है, लोकतंत्र के लिए समानता आवश्यक क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में सब समान है या नहीं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपनी चर्चा की शुरुआत जो है वो करेंगे कांता की कहानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसी कहानी लिखी है शब्दशः आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो जवाब मिला, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर जैन साहब का जिक्र हो रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जैन साहब जो है, ये वही है जिनके घर पर जो कांता है वह काम करती है। मैंने आपको बताया ना, वह घरेलू कामगार है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चल कांता, अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। फिर कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप कुछ कैरेक्टर्स आपको और दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल रहमान, जो कि एक कारीगर हैं, ठीक है। और इनके साथ है शबनम बानो, जो कि गृहिणी है। ग्रेसी लेलेंग परामर्शदाता हैं।
आइजैक लेलेंग एक सरकारी अधिकारी हैं, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी है, योगराज जो कि बेरोजगार है, और अशोक जैन जो कि एक उद्योगपति है। कांता की कहानी आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद जो जैन साहब है वो गाड़ी से जा रहे होते हैं और कांता को कहते हैं बाद में आना कांता। तो वो कहती है जी नमस्ते साहब। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। दोस्तों, कांता को काम पर जाना होता है, लेकिन उसकी जो गुड़िया है वह बीमार है, तो वह सोचती है कि पहले काम पर जाना होगा, क्योंकि काम पर जाऊंगी तो पैसे लेकर आऊंगी और इलाज हो पाएगा। ठीक है, घर का एक दृश्य आपके सामने यहाँ पर है। कांता जो है गुड़िया को बोल रही है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है जो, कि ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। फिर कांता जब घर से निकलती है तो उसको समझ में आता है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी भी साफ सफाई होती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांता जो है साफ सफाई कर रही है जैन साहब के यहाँ पे, और जो मैडम जी हैं, जैन साहब की जो पत्नी है, वह कह रही है कि कोनों को अच्छे से साफ करना। अब कांता ने जैसा सोचा था वैसा वह अपनी मैडम से पहले पैसे मांग रही है, और पैसे देते हुए जो है वो जैन साहब की पत्नी उनसे कह रही है कि कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। कांता कहती है जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। फिर अब उसी शाम को अस्पताल लेकर जाती है इलाज करवाने के लिए। तो यहाँ कांता जो है वह सोच रही है, पहले अपनी बेटी को कह रही है बस जरा सी देर और बेटी, और मन में सोच रही है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वो है आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। ठीक है, तो ये कहानी आपने सुनी। इस कहानी के ऊपर आपके भी कुछ विचार होंगे, है ना, आपके मन में भी कुछ भावनाएं होंगी, कुछ चल रहा होगा इस कहानी को सुनने के बाद में। तो क्या कुछ खास था इस कहानी में आपने देखा, है ना। कांता के बारे में हमें जो उदाहरण दिया गया उससे हमें यही समझ में आया कि किस प्रकार से जब हम वोट डालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सब लोगों की वहां पे समानता हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। सभी का मत जो है वह कैसा है, समान है हमारे देश में, ठीक है ना। और हमारे देश की जो समानता है, जो एक सबको मानने के लिए जो हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है, यही इस देश की खूबसूरती भी है ना। लेकिन आपने देखा कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, है ना, यानी कि जब बात आती है हकीकत की, असलियत की, तो कुछ कुछ जगहों पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। यह कांता के नज़रिए से हमने ऐसा यहाँ पर इस अध्याय में देखा। बहरहाल जो भी हो, और ज़्यादा जानकारी हमें इस अध्याय में मिलने वाली है समानता को लेकर के। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि समानता को लेकर सभी पहलुओं के विषय में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि समानता क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए, वो सब प्रश्नों का उत्तर हमें इसी अध्याय में मिलने वाला है। तो मैं अब इस पैराग्राफ को आपके समक्ष रखने वाला हूं, जिसका शीर्षक है मताधिकार की समानता। दोस्तों, कहानी की जो शुरुआत होती है ना, वो बताई गई है कांता के वोट डालने से, कि कांता को वोट डालना है और वह लाइन में खड़ी है, ठीक है ना। अब वहां पर अलग अलग लोग आपको दिखाए गए हैं जो उस लाइन में खड़े हुए हैं, किसके साथ, कांता के ही साथ खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कांता जो कि एक घरेलू कामगार है, वह उसके जो मालिक है, कौन है मालिक, अशोक जैन, है ना, उनको पहचान लेती है कि वो भी लाइन में उसके पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा वो अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचान जाती है, वो भी वहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है ना, तो भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में जितने भी वयस्क लोग हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उनको मत देने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। अब चाहे उनका धर्म कोई भी हो, है ना, वो किसी भी धर्म के हो, या फिर इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या है ना। कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, चाहे कोई भी स्तर हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। फिर उनकी जाति कुछ भी हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी जात से हो, और वो गरीब हो या अमीर, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा सभी लोग लाइन में खड़े थे मत देने के लिए, वोट डालने के लिए, है ना।
और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वर्ष की पुस्तक में भी पढ़ा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसे ही कहा जाता है, जहां पे सभी लोगों को, देश के सभी नागरिकों को मत देने का जो है अधिकार है और सभी का मत एक समान है। ठीक है ना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह सभी लोकतंत्रों का एक आवश्यक पहलू है ना। ठीक है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ठीक है ना। यहाँ पे हमें समानता देखने को मिलती ही है, क्योंकि इस मताधिकार के तहत जो है यह घोषित करता है, यह बताता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, वह गरीब हो, अमीर हो, उसको रोजगार प्राप्त हो या वो बेरोजगार हो, जो भी हो, या फिर उसकी जाति कुछ भी हो, किसी भी जात का क्यों ना हो, जात पात का क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है ना। और सबके वोट कैसे हैं? बराबर है। तो दोस्तों, कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर उसे बहुत खुशी मिल जाती है शुरुआत में कि वह अन्य सबके बराबर है। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह सबके बराबर है, सब उसके बराबर है? क्योंकि वह जानती है कि अन्य सबके जो मत है वह भी उसके मत के बराबर ही है। जैसे सबके पास अपना एक मत है, वोट है, वैसे उसका भी एक उसके पास वोट है और उसकी उतनी ही वैल्यू है, उतना ही मूल्य है। लेकिन ये तो दिन की शुरुआत थी, है ना। कहानी की शुरुआत दिन की शुरुआत से होती है ना। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है, बीतता जाता है, समय व्यतीत होते जाता है, तो आगे धीरे धीरे कांता के मन के अंदर ये विचार आते हैं कि समानता का वास्तविक अर्थ जो है वह तो सटीक नहीं बैठ रहा, यानी कि उसके मन में शंकाएं पैदा हो जाती है, डाउट्स आने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है, वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या को देखते हैं। दोस्तों, कांता जो है ना, वो मैं आपको बता दूं कि एक झोपड़पट्टी में रहती है। और जिस झोपड़पट्टी में कांता रहती है, उस झोपड़पट्टी के ठीक पीछे एक नाला है। ठीक है ना। और उसकी बेटी जो है दोस्तों बीमार है। आसपास यदि गंदगी हो तो अक्सर बच्चों को जो है बीमारी अपनी चपेट में ले लेती है। और परंतु जो कांता है, उसकी बेटी के बीमार होने के बाद भी अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जो पैसों की आवश्यकता है, वो उसको उसके अपने मालिक से ही उधार लेने हैं, ताकि वो अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास दिखा सके, बीमारी का इलाज करवा सके, है ना। दोस्तों, घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर से एक लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। और वो लाइन होती है दोस्तों सरकारी अस्पताल की। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये जो लाइन है, उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी। सुबह वह वोट डालने के लिए लगी थी और यहाँ पर सब बराबर थे वहाँ पर, है ना। क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग जो थे वह सभी प्रकार के थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। लेकिन यहाँ की जो लाइन है, इसमें अधिकतर लोग जो हैं, अधिकांश लोग, वो कैसे हैं? गरीब हैं। तभी आप देख सकते हैं कि कांता के मन में विचार आता है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला शीर्षक पढ़ते हैं। अगला शीर्षक है अन्य प्रकार की असमानताएं। देखिए, शीर्षक जो है यहाँ पर बदल चुका है। अब शीर्षक जो है वह अन्य प्रकार की असमानताएं है। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम यह पढ़े, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस पृष्ठ की दाईं ओर। ये देखिए, 3 यहाँ पर आपको पट्टी अलग अलग रंगों की दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। जो हरे कलर की पट्टी है, इसमें लिखा है कुर्मी क्षत्रिय 26/4, 26/5, 4 BSc माइक्रोबायो, MSc बायोटेक, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र 30/5 गौर वर्ण, MA 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए। सर्व ब्राह्मण मान। अगली पट्टी पे लिखा है तोमर राजपूत 30/5 सही 9, मैकेनिकल इंजीनियर सुजलान पुणे हेतु सेवारत
उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। और तीसरी पट्टी पर लिखा हुआ है 23/5 3 स्लिम गोरी बी कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। दोस्तों इन तीनों की तीनों विज्ञापनों में आप देख सकते हैं कि जातियों का जिक्र है ना। खैर, हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, जिसका शीर्षक है अन्य प्रकार की असमानताएं। दोस्तों, जिस कांता की कहानी अभी हमने पढ़ी वो उन बहुत सारे लोगों में से एक है जो कि भारतीय लोकतंत्र का एक हिस्सा है, यानी कि हमारे भारत के लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मत अधिकार प्राप्त है, यानी मत देने का अधिकार प्राप्त है। वो अपना वोट स्वतंत्र रूप से बिना किसी की जबरदस्ती के दे सकते हैं जिसे वो चाहे। लेकिन दोस्तों, जिनका जो दैनिक जीवन है ना, और जो कार्य करने की स्थितियां हैं वह समानता से बहुत दूर है। क्योंकि समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? हो सकता है आप कोई एक सुव्यवस्थित शब्दों के क्रम से गठी हुई परिभाषा न दे पाए, लेकिन तब भी आप उदाहरण के माध्यम से ये तो कह ही सकते हैं कि सर, समानता का तात्पर्य ये है कि लाइन जो है, जो मत देने की लाइन है, वही लाइन उस डॉक्टर के यहाँ भी होनी चाहिए थी। कहने का अभिप्राय आशय ये है कि सभी लोग एक समान होने चाहिए हर कार्य में, हर क्षेत्र में। ठीक है ना। किसी के साथ भी असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों का रहन सहन अलग हो सकता है दोस्तों, है ना। मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से कि विविधता में और समानता में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है ना। विविधता जो है वो क्या हो सकती है? किसी का भी गरीब होना, किसी का अमीर होना, किसी का गोरा होना, किसी का काला होना, लोगों का अलग अलग होना, ये सब तो हम उनकी विविधताएं हैं, है ना। लेकिन असमानता, ऐसा व्यवहार लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धन होने के साथ साथ दोस्तों, भारत में लोगों को और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे उनको क्या करना पड़ता है? असमानता का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब इसका जो अर्थ है दोस्तों, इसका जो आशय है, वो हम दो कहानियों को पढ़ करके समझेंगे। ठीक है ना। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हमें दो कहानियां नीचे दी गई हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, और दोनों की दोनों कहानियां जो है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, यानी ये सही में हुआ है। जो दो कहानियां नीचे दी गई हैं, यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानी है और भारत में होने वाली जो अलग अलग प्रकार की असमानताएं हैं उन पर यह रोशनी डालने का, प्रकाश डालने का कार्य करती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, भारत में सामान्य रूप से जो असमानताएं व्याप्त है, जो असमानताएं फैली हुई है, उनमें से जो एक सबसे प्रचलित असमानता है ना, वो कौन सी है? वो है जातिगत व्यवस्था। ठीक है ना। जात पात के आधार पर होने वाली असमानताएं आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाती हैं भारत में। ठीक है ना। अब यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, है ना, यानी किसी गांव में रहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी इसकी पहचान का अनुभव किया ही होगा, बहुत बचपन से किया होगा, है ना, क्योंकि गांव में ये चीज़ें अधिक हैं। ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण भारत जिसे हम कहते हैं, वहां पर। और अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, है ना, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि जात पात तो कुछ होता ही नहीं है, सब बराबर ही हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो 3 विज्ञापन मैंने आपके समक्ष पढ़े थे ना ऊपर, ये तीनों की तीनों विज्ञापन जो है यह शहर के समाचार पत्र में ही छपे थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है एक विज्ञापन में जाति का जिक्र है ना। यहाँ पर ये बताया गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है ना। ये सब आपको देखने को मिला यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो कहानी पढ़ेंगे, तो एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में है। ठीक है ना। दोस्तों, ये जो शब्द है दलित, ये आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, है ना। ये दलित शब्द जो है हमने पिछले वर्ष भी सुना है ना, हमारी ही किताब में था। और दलित एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो कि उस जाति को प्रदर्शित करता है जो कि निचली कही जाती है ना। यानी उन्होंने, मतलब ये जाति के जो लोग हैं, ये स्वयं को संबोधित करने के लिए ये शब्द प्रयोग में लाते हैं। अब
दलित का अर्थ क्या होता है? तो दलित का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कुचला हुआ, टूटा हुआ। ठीक है ना। और इस शब्द का उपयोग करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जिक्र है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। 1950 से 2013 के बीच की कहानी है दोस्तों। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हुए जिनका नाम है क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी अपनी जिसका शीर्षक है जूठन। ठीक है ना। यह शीर्षक ही कितना कुछ बता रहा है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें वह लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। आगे ये दोस्तों ये लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए ओम प्रकाश के पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहस पूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पड़ेगा, इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में यह बताया है कि उन्हें पढ़ने के लिए भी वहां पर जो है कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। कितना असमान व्यवहार उनके साथ किया गया। उनको बैठाने की जो व्यवस्था थी वो भी औरों की अपेक्षा, अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अलग की गई थी। उन्हें दरवाजे के पास बैठाया जाता, चटाई पे वह नहीं बैठ पाते, जिसके कारण उन्हें बोर्ड पे लिखे अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाते थे, धुंधले दिखते थे और उनसे झाड़ू लगवाई गई, है ना। और यह सिलसिला यूं ही चलते रहता यदि उनके पिताजी की नज़र उन पर नहीं पड़ती। ठीक है। यह जो पृष्ठ आप देख रहे हैं ना दोस्तों, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ है, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अब जिक्र आता है दूसरी कहानी का। दोस्तों दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। दोस्तों यह जो कहानी है यह है एक हस्बैंड वाइफ की, एक पति पत्नी की कहानी है जो है श्री और श्रीमती अंसारी। ठीक है। अब इनकी कहानी ये है दोस्तों कि ये शहर में है और अपने लिए एक किराए की घर की खोज कर रहे हैं, यानी एक किराए पर मकान लेना चाहते हैं और पैसे वाले भी हैं, यानी कि पैसे देने की कोई समस्या नहीं है, किराया आदि की कोई समस्या नहीं है, किराया दे सकते हैं। दोस्तों मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए ये एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और प्रॉपर्टी डीलर जो है उसका यह काम ही है लोगों को किराए पर मकान दिलवाना, है ना। यही वो काम उनका रहता है, खरीद फरोख्त का। तो दोस्तों वह गए और प्रॉपर्टी डीलर के पास, और प्रॉपर्टी डीलर जो है वह उन्हें बताता है कि कई ऐसे खाली मकान हैं जिनके बारे में वह जानता है जो कि उनको किराए पर मिल सकते हैं। और जब वो पहला मकान देखने जाते हैं तो अंसारी जो दंपत्ति है
है ना, यानी श्री और श्रीमती अंसारी, इनको यह मकान जो है वो बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने मकान लेने का निर्णय भी कर लिया। लेकिन जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुन के कि ये अंसारी हैं, तो वे बहाने बनाने लगती हैं और वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, ऐसा कहती हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। दोस्तों, प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब इनके आश्चर्य के पीछे का क्या कारण है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मकान मालकिन है वह यह बहाना बना रही है कि वह मांसाहार करने वालों को जो है मकान किराए पर नहीं देगी, क्योंकि उधर आसपास में कोई भी मांसाहार नहीं करता है। लेकिन इनके आश्चर्य का कोई ठिकाना तब नहीं होता है जब ये देखते हैं कि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही है। उनके सामने दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया जाता है। दोस्तों, अंत में प्रॉपर्टी डीलर सुझाव देता है कि क्यों ना वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रख ले। दोस्तों, अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। ठीक है ना दोस्तों, इस कहानी से आपको हर जगह व्याप्त जो असमानता है उसके बारे में जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों, इसके बाद जो अगला पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, वह पैराग्राफ का शीर्षक है मानवीय गरिमा का मूल्य। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ खास है शीर्षक के अंतर्गत इस पैराग्राफ में। दोस्तों, हमने अभी तक के यह जाना, यह समझा और यह सीखा कि कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार जो है वो सिर्फ इसी कारण से होता है कि उनका जो जन्म है वो किसी जाति, किसी लिंग या फिर मैं कहूँ किसी धर्म में हुआ है ना। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या फिर निम्न वर्ग के हैं। अभी हमने जो ऊपर 2 उदाहरण देखे उससे तो हमें यही समझ में आता है। दोस्तों, हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का उदाहरण देखा था, है ना, और साथ ही देखा अंसारी परिवार का। तो दोनों में ही जो है असमानता का व्यवहार हमें देखने को मिला और यह जो असमानता है यह जातिगत और धर्मगत कारणों से है ना। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनके साथ देख लीजिए आप, या फिर अंसारी जी के साथ में, दोनों ही जातिगत और धर्मगत कारणों से होने वाली असमानता को हमें बताते हैं। दोस्तों, जब लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार होता है ना, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो कि कोई एक ऐसा विद्यार्थी है, आपका सहपाठी है, जो कि किसी एक चीज में आपसे पीछे है, बाकी चीजों में वह समान है, ठीक है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके साथ जो है असमान व्यवहार किया जाए, है ना। असमानता को हमें बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिए हम भी उसी समाज का हिस्सा बन रहे हैं जो समाज, अगर आप किन्हीं लोगों के साथ मिलकर असमानता को बढ़ावा देंगे तो एक दिन आप भी इसी व्यवहार का शिकार हो सकते हैं। हम जिस देश में रह रहे हैं, इस देश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है ना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम साथ में इतिहास भी तो पढ़ रहे हैं, है ना। कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना प्राचीन है। तो हमें इस बात की गरिमा का एहसास होना चाहिए, हमें इन मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का पता होना चाहिए, आभास होना चाहिए, जिनका अनुसरण हमारे पूर्वज करते आए। ठीक है ना। हमें कभी भी किसी के भी साथ असमान व्यवहार नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाया गया और शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस भी करवाया कि विद्यालय के जो बाकी के छात्र हैं वह उनके समान नहीं है, उनसे वह जो है वह कमतर है। कौन? वाल्मीकि जी। दोस्तों, बच्चे थे उस समय वह, तो इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ कर तो नहीं पाए। लेकिन हमें बाद में पता चलता है ना इस कहानी में कि जब उनके पिता उन्हें देख लेते हैं झाड़ू लगाते हुए, तो वो उन्हें इस असमान व्यवहार पर जो है क्रोध प्रकट करते हैं, है ना, शिक्षकों पर, और शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट करते हैं।
ठीक है ना। और जब हमने दोस्तों दूसरी कहानी देखी जो कि अंसारी जी की थी, अंसारी दंपत्ति की, तो उनको अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया गया, ठीक है ना। तब उनके सम्मान को भी दोस्तों चोट पहुंची होगी, ठीक है ना। फिर भी जब प्रॉपर्टी डीलर ने, और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर उन्हें नाम बदलने का सुझाव देता है, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। दोस्तों, ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ जो ऐसा व्यवहार हुआ है, क्या आपको लगता है ये होना चाहिए था? आप जवाब दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, है ना। और उसी सम्मान, वे जो हैं उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, यह 1975 की एक फिल्म है दीवार, जिसके नायक है अमिताभ बच्चन। उन उस फिल्म का एक सीन है, ये अमिताभ बच्चन के बचपने का सीन दिखाया जा रहा है जब वो छोटे होते हैं यहाँ पर। तो यह जो लड़के के रूप में बूट पॉलिश करते हैं और यह जो व्यक्ति है, यह जूता पॉलिश करने के जो भी पैसे होते हैं वह इसे फेंक कर देते हैं। तो वो लड़का जो है फेंके हुए पैसे उठाने से इनकार कर देता है, ठीक है ना। और ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि उसके काम की भी एक गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अगला शीर्षक पढ़ते हैं जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता। दोस्तों, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है ना। यहाँ पर जिक्र आ रहा है संविधान का। इसका एक परिचय आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। आप जानते हैं कि जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ नियम है जिनका अनुसरण आपको करना होता है। एक साथ सभी सुबह प्रार्थना में खड़े होते हैं, है ना, जिसे अंग्रेजी में मॉर्निंग असेंबली भी कहा जाता है। प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रगान होता है ना। इसके पश्चात सब अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। हमें अपने विद्यालय में कुछ नियमों का पालन सदैव ही करना होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम होते हैं। ऑफिस में यदि कोई काम करता है तो वहाँ पे भी उसके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। तो आप सोचिए कि जब एक विद्यालय को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता है ना, तो क्या एक देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, देश को चलाने के लिए जो नियमों की आवश्यकता है, वह नियम जो है, वह कानून जो है, एक किताब में व्यवस्थित है। आप समझिए कि नियमों की इसी किताब को संविधान कहते हैं। यह मैंने आपको एक मोटा माटी अर्थ बताया संविधान का। अब जिस देश का संविधान होगा उस देश की बात होगी। जैसे भारत के लिए वह जो किताब है भारतीय संविधान है ना। तो भारत का संविधान सब व्यक्तियों को क्या मानता है दोस्तों? समान मानता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देश का व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या फिर वो स्त्री हो या फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शैक्षिक या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, यानी कि वह गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, वो सभी समान माने जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, हम यह नहीं कह सकते कि असमानता जो है वह हमारे देश में पूरी तरह से खत्म हो गई है। दोस्तों, असमानता खत्म जो समानता है वह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई भी कानून नहीं था। पहले लोग भेदभाव दुर्व्यवहार का बहुत शिकार होते थे क्योंकि कोई कानून ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऐसे कई कानून बने हैं जो कि अब लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से, उनके सम्मान, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने से उन्हें बचाते हैं, ठीक है ना। कोई भी अब दुर्व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचेगा, कतराएगा, ठीक है ना। दोस्तों, यह चित्र जो आप देख रहे हैं ना, यह संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद का चित्र है, पार्लियामेंट का। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं, ठीक है ना। और विस्तार से इसके बारे में आगे जानेंगे हम अगले अध्यायों में। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में हम यही बताया है कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि कानून की दृष्टि में
हर व्यक्ति समान है। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ, इसका तात्पर्य, इसका आशय ये है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। यानी हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति और हमारे देश का कोई भी आम नागरिक, सभी के लिए जो है वह नियम समान है, कानून समान है। दूसरा जो है दोस्तों वह ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी उसके धर्म, उसकी जाति, उसका वंश, उसका जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। और दोस्तों तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। दोस्तों सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा जो है वह है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि जो छुआछूत जिसे कहा जाता था उसे हटा दिया गया है। दोस्तों शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। दोस्तों भारत में अगर मैं बात करूं अपने देश में, तो आपको ऐसे अनेक कानून मिल जाएंगे, ऐसे अनेक कानून हैं जो कि समान व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो व्यक्ति के समान व्यवहार, व्यक्ति को के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। दोस्तों कानून के ही साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं तो सरकार ने कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक की असमानता का व्यवहार होते आ रहा था, उनका जीवन भी सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किया, अनेक योजनाएं जो है वह लागू की, अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। और ये जो योजनाएं हैं दोस्तों, यह इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जो भी लोग इनको अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। यह जो चित्र आप देख रहे हैं ना दोस्तों दाईं और पृष्ठ के, यह उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है, जिसे मिड डे मील के नाम से भी आप जानते हैं। दोस्तों कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का जिनके साथ व्यवहार हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, उनके लिए योजनाएं चलाई हैं, कार्यक्रम हैं जो लागू किए गए हैं योजनाओं के साथ में। दोस्तों इसी दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ठीक है ना, जिसका चित्र भी आप देख रहे हैं। दोस्तों इस कार्यक्रम में क्या होता है कि सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं, इनको दोपहर का जो भोजन होता है ना, वो स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है। और दोस्तों ये जो योजना है ये भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई थी, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से। और 2001 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दे दिया था। दोस्तों इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। इसमें यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है दोस्तों। दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे हैं, इन्होंने अधिक से अधिक संख्या में जो है स्कूल में प्रवेश लेना शुरू कर दिया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। दोस्तों कुछ टीचर्स यानी शिक्षक जो है वह बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, लेकिन अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आ गया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर पर आना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना होता। अब उन्हें जो है क्या होता है, इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। सभी प्रकार के बच्चे, सभी चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, एक साथ बैठ करके जो है खाना खाते हैं, ठीक है ना, एक प्रकार का भोजन खाते हैं। दोस्तों क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए जो है दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शासकीय कार्यक्रम जो है वह अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा तो रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी, आज भी, वर्तमान में भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, इससे निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे
पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा। दोस्तों आज भी देश में कई स्कूल है जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण एक दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है ना। अब यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, यानी कानून के खिलाफ है। कानून में साफ बोल दिया है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी, उसके पश्चात भी जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। दोस्तों वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लग जाएं कि कोई भी किसी से कम नहीं है, सब एक समान है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। यानी सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए ही चाहिए। दोस्तों लोकतंत्रीय समाज, या फिर मैं कहूँ कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जो चलता ही आ रहा है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में हमें इसके बारे में और अधिक पढ़ने जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं यह चित्र है भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर BR अंबेडकर, जो कि हमारे जो संविधान के निर्माण में इन्होंने अपनी जो है अहम भूमिका निभाई है, और प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे जिसका कार्य था संविधान तैयार करना, है ना। यहाँ पर हमें जो विचार है वह देखने को मिलेंगे इनके। पढ़ते हैं हम। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी इस देश में महापुरुषों का जिक्र होता है ना, तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि ये उस समय जब इनके समाज के लोगों को जो है पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर रखा जाता था, जैसा कि हमने अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ा था, उस समय इन्होंने विदेश जाकर के बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की थी, है ना। लगभग 32 प्रकार की डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की थी। आपको जब भी समय मिले आप इन्हें जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। दोस्तों इसके बाद इनका अगला विचार है, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला शीर्षक पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। दोस्तों शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, यानी असमानता का व्यवहार यहाँ पे किया जाता है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो दोस्तों सच मैं आपको बता दूं कि सच तो यह है कि संसार के यानी इस विश्व के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वो आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि दोस्तों 1950 का जो अंतिम दशक था ना, उस समय अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें उस समय समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, और जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, ठीक है ना। रोजा पार्क्स 1913-2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी
1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जिक्र आया है रोजा पार्क्स का। देखिए, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। दोस्तों, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन आज भी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। दोस्तों, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसके कुछ अंश यहाँ पर एक बॉक्स में दिए गए हैं। इसे मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। दोस्तों, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर क. दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या ख. पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है उसका एक कुछ अंश थे, है ना। इसको पढ़कर, इसको सुनकर आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है हमारे संविधान में भेदभाव का विरोध किया गया है ना। दोस्तों, अगला शीर्षक है लोकतंत्र की चुनौती। चलिए इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय तो नहीं कहा जा सकता, है ना, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा? लोकतंत्र को आप एक आदर्श के रूप में ले सकते हैं, है ना। दोस्तों, हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते ही हैं हमेशा जो लोकतंत्र को नए अर्थ दिया करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। अब इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। दोस्तों, इस किताब में, इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से समानता का जो प्रश्न है वह भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और जितने भी पाठ हैं यहाँ पर, उनको पढ़ते हुए हम यह विचार जरूर करेंगे कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इसके बाद में इस अध्याय के अंत में जो दिए हुए हैं शब्द संकलन, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दोस्तों, यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा है गरिमा। दोस्तों, इसका तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना, है ना। यदि हम अपने आप को यानी स्वयं को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझते हैं तो यहाँ पर गरिमा शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद है दोस्तों संविधान। यह वह दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद में है नागरिक अधिकार आंदोलन। दोस्तों, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में
1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ, और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। इसे क्या कहा गया? नागरिक अधिकार आंदोलन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, यह अध्याय आपको समझ आया है, तो मेरी आपसे यह अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि उन्हें भी इस अध्याय में जो समानता की बात की गई है, जो चर्चा उठी है, जो कि बहुत ही आवश्यक भी है, उसके बारे में जानकारी मिले। और दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।